अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है यूएस हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6। आप सब लोग जानते हैं पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरह मोनरो डॉक्ट्राइन ने जो है वो यूएसए को अलग कर दिया था, और मोनरो डॉक्ट्राइन में ये बात कही गई थी कि अब यूएसए को मज़ीद कॉलोनी नहीं बनाया जाएगा, और यहाँ पर हम लोग जो बाहर के जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, या जो बाहर के पावर्स हैं जैसे ब्रिटेन फ्रांस वगैरह, हम उनका मज़ीद तसल्लुत बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी के इंटरफेयर हम लोग यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको मैंने कहा था कि यूएसए जो है प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा था, उनके जितने स्टेट्स थे वो खुशहाल हो रहे थे, लेकिन साथ साथ आपको मैंने ये भी कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता जो यहाँ पर स्लेवरी का इशू है वो आ जाएगा, और अमेरिका जो है वो कन्फ्लिक्ट्स की तरफ जाएगा। तो आज हम लोग इसी की तरफ बात करेंगे कि कन्फ्लिक्ट्स किस तरह आए, ठीक है, और अमेरिका को सिविल वार के अंदर कैसे ले गए, ठीक है, वो उन कन्फ्लिक्ट्स ने अमेरिका को सिविल वार की तरफ कैसे गामजन किया। आज हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। तो आपको मैंने देखें बताया था कि नॉर्दर्न और साउदर्न जो कॉलोनीज़ थी उनकी जो फाइनेंशियल स्टेट थी, ठीक है, वो किस तरह डिपेंडेंट थी। मतलब है कि नॉर्थ वाले जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनकी इकोनॉमी किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट थी, और जो साउदर्न थे उनकी कॉलोनीज़ जो थी, साउदर्न कॉलोनीज़, उनका फाइनेंशियली स्टेटस क्या था, या उनकी इकोनॉमी किस चीज़ के ऊपर बेस करती थी। आपको याद होगा, आपको मैंने कहा था कि जितने भी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं अमेरिका के, सही है, वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो मिनरल्स का काम होता था, पहाड़ी इलाका था, तो वहाँ पर वो लोग ज़्यादातर ये करते थे कि वो कान कनी करते थे, ठीक है, और इस तरह इसके अलावा जो माइंस थी, ठीक है, गोल्ड की या इस तरह मज़ीद और चीज़ जितनी भी मिनरल्स थी, ठीक है, उनकी इकोनॉमी ज़्यादातर उसके ऊपर बेस थी, और वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है। लेकिन जो साउदर्न कॉलोनीज थी ये सारी की सारी जो थी वो मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड थी, ठीक है, और एग्रीकल्चर पे बेस होने की वजह से इन्होंने स्लेव्स रखे थे, अफ्रीकन स्लेव्स जो थे, ठीक है, जो लोग अफ्रीका से जाते थे रोज़गार की तलाश में, वो अमेरिका चले गए थे, और यहाँ पर वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और एग्रीकल्चर में काम करते थे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की जो पॉलिसी थी वो अपनाई थी साउथ वालों ने, ठीक है, और इनकी जो ज़्यादातर इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, ठीक है, तो इन कॉलोनीज़ के दरमियान जो थी वो मसले मसाइल पैदा हो गए थे। अब देखें, मिसूरी एक स्टेट थी, ठीक है, तो इसने जब एप्लीकेशन दी या इसने जब कहा मिसूरी ने, ठीक है, कि एक स्टेट बनने के लिए मैं अहल हूँ, ठीक है, मिसूरी अभी आपको पता है एक स्टेट है यूएसए के अंदर। तो अब ये मसला पैदा हुआ कि यार जो 12 स्टेट्स अभी तक हैं, देखें उस ज़माने में जब मिसूरी ने एप्लीकेशन दी थी ना, तो 12 फ्री स्टेट्स और 12 स्लेव स्टेट्स थी, ठीक है। कुछ जो नॉर्दर्न कॉलोनीज थी, ठीक है, या नॉर्दर्न और मिडल सबको मिलाकर आप ये समझें कि 12 स्टेट जो थी वो थी फ्री, जहाँ पर मतलब है स्लेव्स नहीं थे, और 12 इस तरह की स्टेट्स थी जहाँ पर स्लेव्स थे। अब ये मसाइल पैदा हो गए थे। अब जब मिसूरी ने एप्लीकेशन दी तो मसला ये पैदा हुआ कि क्या इसको स्लेव स्टेट रखा जाए या इसको जो है वो फ्री स्टेट रखा जाए, ठीक है। तो ये मसला पैदा हो गया था। आपको ये भी पता है, अगर आपने पिछले लेक्चर सुने हैं, आपको मैंने कहा था कि हर स्टेट से 2 सेनेटर्स जो थे वो इलेक्ट होते थे कांग्रेस के अंदर, ठीक है। तो अब ये देखें, आपको पता है द बैलेंस ऑफ पावर बड़ी डिस्टर्ब हो रही थी। अगर आप इसको स्लेव रखें तो स्लेव के जो है वो ज़्यादा वोट आएंगे, और अगर आप इसको फ्री स्टेट रखें तो फ्री के ज़्यादा वोट आएंगे। तो यहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं थी हो रही। अब क्या हुआ, कांग्रेसमैन हेनरी क्ले सजेस्टेड अ वे टू मेक द नॉर्थ एंड साउथ हैप्पी। मिसूरी वुड बिकम अ स्टेट विद स्लेव्स, मेन वुड बिकम अ स्टेट विदाउट स्लेव्स। अब ये जो मेन की थी, ठीक है, ये भी एक स्लेव सॉरी ये जो थी ये भी एक स्टेट बनने के लिए एप्लीकेशन दे रही थी, ठीक है। तो मेन और मिसूरी ये 2 स्टेट्स आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हेनरी थे उन्होंने ये कहा कि मिसूरी हम लोग जो है वो स्लेव स्टेट बना देंगे, और मेन को जो है हम लोग ये विदाउट स्लेव बना देंगे। तो इस तरह मिसूरी ने जो है वो कंप्रोमाइज़ एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, हमें स्लेव स्टेट के तौर पर रहना पसंद है, ठीक है, हम लोग ये बात मान लेते हैं। अब इस तरह आप देख लें कि बैलेंस ऑफ पावर दोबारा ठीक हो गई, ठीक है। अब 13 फ्री स्टेट्स हैं और 13 जो है वो स्लेव स्टेट हो गई हैं। लेकिन ये देखें, ये तो एक मसले का हल नहीं था ना। जैसे जैसे अब मज़ीद स्टेट्स बनती जाएंगी, अब ये मसला फिर खड़ा होता जाएगा। ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही वक्त में 2 स्टेट्स आएँ और दोनों एप्लीकेशन, जैसे मिसूरी और मेन ने किया था। तो ये मसला जो था ये आहिस्ता आहिस्ता तूल पकड़ता गया, और इसी की वजह से जो है वो और ज़्यादा मसाइल बनते गए। इन द फॉलोइंग ईयर्स ईच साइड हेल्ड इट्स बिलीफ मोर स्ट्रांगली। मैनी नॉर्दर्नर्स थॉट स्लेवरी वाज रॉन्ग। वो क्यों कहते थे कि स्लेवरी रॉन्ग है? बिकॉज दे वर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, दे डिड नॉट वांट स्लेव्स, ठीक है, उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी,
इसीलिए वो चाहते थे कि स्लेवरी जो है ये भाई लिबरलिज्म के ख़िलाफ़ है। ब्रिटिश के अंदर वो जो है वो यही लॉज बन रहे थे, ठीक है, और वो यही कहते थे कि भाई स्लेव रखना तो ये तो बिल्कुल जो है वो ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल इंसानियत के ख़िलाफ़ एक चीज़ है, आप जुल्म कर रहे हैं, ठीक है, ये काम ना करें। लेकिन जो साउथर्नर्स थे वो तो कहते थे कि यार दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है, बिकॉज आवर होल इकोनॉमी इज़ डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर एंड फॉर एग्रीकल्चर वी नीड स्लेव्स, ठीक है। तो ये मसले जो है वो बन गए थे। अब क्या हुआ, अब आगे जाते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो स्लेवरी का इशू मजीद किस तरह जाता है। मोस्ट नॉर्दर्नर्स डिड नॉट केयर अबाउट स्लेवरी इन द साउथ बट दे डिड नॉट वांट स्लेवरी इन द न्यू टेरिटरीज। जो नॉर्दर्नर्स थे वो ये चाहते थे कि साउथ के अंदर मजीद स्लेवरी ना हो, ठीक है, कहीं भी स्लेवरी ना हो, ठीक है, लेकिन न्यू टेरिटरीज जो बन रही हैं उनमें भी स्लेवरी ना हो। द साउथर्नर्स बिलीव दैट दीज टेरिटरीज हैड द राइट टू डिसाइड फॉर देमसेल्फ वेदर स्लेवरी वुड बी अलाउड। लेकिन जो साउथर्न वाले थे वो कहते थे कि जो स्टेट नया बनने की एप्लीकेशन दे रहे हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि यार वो स्टेट जो है वो स्लेव के तौर पर रहना चाहता है या जो है फ्री, ठीक है। तो ये अब उनके ऊपर आप डिपेंडेंट रहने दें, आप ये बात ना करें कि स्लेव रहें या स्लेव ना रहें, ठीक है जी। Thousands of slaves escaped to the north with help from poor people along secret routes called the underground railroad, ठीक है। अंडरग्राउंड रेल रोड एक खुफिया तरीका था, एक खुफिया रास्ता था, ठीक है, जिसके ज़रिए मोस्ट ऑफ द स्लेव फ्रॉम साउथ दे रन अवे टू दी नॉर्थ, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ के अंदर स्लेव का कंसेप्ट नहीं था, इसलिए जिस स्लेव के ऊपर जुल्म होता था, ठीक है, वो साउथ से भाग जाते थे और वो नॉर्थ पहुंच जाते थे, ठीक है। तो जिस रास्ते को इस्तेमाल करते थे उसका नाम था द अंडरग्राउंड रेल रोड। इन 1860 however 1/3 of the total population of slave state was not free। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1860 के अंदर हाफ से ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी, 1/3 जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, वो स्लेव के तौर पर अमेरिका के अंदर लोग जो थे वो रह रहे थे। ये सामने आप एक तस्वीर देख रहे हैं, ठीक है, इनका नाम है हैरियट, ठीक है। ये जो थी ये वो औरत थी जिन्होंने रेल रोड अंडरग्राउंड रेल रोड के थ्रू बड़े सारे स्लेव को निकाला हुआ था और वो उनको नॉर्थ की तरफ ले गई थी, ठीक है। हैरियट मैन फोटोग्राफ 2 years बिफोर शी डाइड इन 1913। 1911 में इनकी ये तस्वीर ली गई थी। लेड हंड्रेड्स ऑफ स्लेव्स टू फ्रीडम थ्रू द अंडरग्राउंड रेल रोड, अ सीक्रेट नेटवर्क फॉर ऑफ सेफ हाउसेज वेयर रनवे स्लेव्स कुड स्टे। जैसे को मैंने बताया खुफिया रास्ता था और इसके ज़रिए वो लोग भाग जाते थे साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है जी। अब क्या होता है, a young politician from Illinois believed that this was not a local issue but a national one। जैसे आपको मैंने कहा कि ये तो इसका कोई हल ना हुआ कि आप जो है वो ये सोचने बैठ जाएं कि दो स्टेट आएंगी तो हमें को स्लेव बना देंगे और दूसरे को फ्री, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो एक यंग पॉलिटिशियन थे इलिनॉय स्टेट से, ठीक, और उन्होंने कहा कि यार ये जो मसला है ना ये नेशनल इशू है, ये कोई लोकल इशू नहीं है। हिज नेम वाज अब्राहम लिंकन। ही एग्रीड दैट द साउथ कुड कीप इट्स स्लेव्स बट ही फॉट टू कीप स्लेवरी आउट ऑफ द टेरिटरीज। लिंकन थॉट दैट ओवर टाइम स्लेवरी वुड एंड। ये अब्राहम लिंकन थे, ठीक है, आपको पता है ये यूनाइटेड स्टेट के सदर बन गए थे बाद में। इन्होंने स्लेवरी को एबॉलिश करने की बड़ी कोशिश की और इन्होंने कहा अभी जितने स्लेव जो हैं स्टेट हैं वो स्लेव स्टेट की हैसियत बरकरार रखें, ठीक है, और वहाँ पर स्लेवरी की इजाज़त दी जाए। वो ये सोचते थे कि टाइम गुजरने के साथ साथ खुद ब खुद लोगों से ये जो स्लेवरी का कंसेप्ट है ख़त्म हो जाएगा जैसे बाकी दुनिया से हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो लोग थे वो इनके ख़िलाफ़ हो गए थे। साउथर्नर्स जो थे साउथर्न वो इनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं बाद में। इनका ये कहना था हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। उन्होंने कहा था कि घर जो खुद से अंदर टूटा हुआ हो वो कैसे बरकरार रह सकता है। दिस गवर्नमेंट कैन नॉट इंड्योर परमानेंटली हाफ स्लेव एंड हाफ फ्री। ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती जब आप हाफ स्लेव रहेंगे और हाफ फ्री रहेंगे, ऐसे कैसे चलेंगे। द साउथ थ्रेटन टू लीव द यूनियन इफ लिंकन बिकेम प्रेसिडेंट। जैसे आपको मैंने कहा कि साउथर्नर्स जो थे वो तो स्लेव के ऊपर डिपेंडेंट थे, ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर। उन्होंने कहा अगर स्लेवरी को ख़त्म किया गया तो हम यूनियन छोड़ देंगे। यूनियन से मुराद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हम लोग अलग हो जाएंगे, हम यूएसए से अलग होकर जो साउथर्न कॉलोनी से अपनी स्टेट बना लेंगे, हम अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे, अपना मुल्क बना लेंगे, हम आपसे अलग हो जाएंगे, यूनियन से अलग हो जाएंगे, छोड़ देंगे। After Lincoln won the election, some southern states began leaving the union before he started working as president। ठीक है जी, वही हुआ जैसे जो अब्राहम लिंकन है वो सदर बनते हैं, जो साउथर्न स्टेट्स हैं वो यूनियन से अलग होने की कोशिश कर जाते हैं, ठीक है, वो रिबेल हो जाते हैं, ठीक है, रिबेलियन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी, बगावत करना शुरू कर देते हैं और एक मसला खड़ा हो जाता है, सही है। अच्छा जी, आगे देखते हैं कि लिंकन साहब क्या करते हैं। ये आपको सामने तस्वीर नज़र आ रही है, जो दरमियान में खड़े हैं ये अब्राहम लिंकन की तस्वीर है, ठीक है जी, ये थे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अच्छा जी, अब यही मसला जो था इसने सिविल वॉर को जन्म दिया। देखें, अगर
आपसे ये क्वेश्चन करें कि सिविल वार किस तरह स्टार्ट हुई, तो इसका सबसे बड़ा जो मसला था वो स्लेवरी का था। बाकी एक बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, आपको मैंने बताया था कि मैं लेक्चर्स में आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दूंगा। अगर आप मजीद अच्छी स्टडी करना चाहते हैं तो FPSC की जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो आप स्टडी करें, या किसी भी अच्छी बुक से स्टडी कर लें US हिस्ट्री की। लेकिन वो आपको मज़ा तब भी आएगा जब आपको बैकग्राउंड पता हो, कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो, डिटेल के लिए वो स्टडी करें, ठीक है जी। The American Civil War started in April 1861. The South claimed the right to leave the United States, also called the Union, and form its own confederacy. President Lincoln led the northern state. He was determined to stop the rebellion and keep the country united. ज़ाहिर बात है वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि ये जो रिबेलियन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, इसको मैंने ख़त्म करना है और कंट्री को यूनाइट रखना है, ठीक है। तो वो इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। The Civil War started because of uncompromised differences between the free and slave states over the power of national government to prohibit slavery in the territories that had not become states. जैसे आपको मैंने कहा था कि जो नए स्टेट बनेंगे वो स्लेव स्टेट होंगे या फ्री स्टेट होंगे, ठीक है, इसके ऊपर मसाइल बन गए थे। और जो न्यू टेरिटरीज आ रही थी उनको तो ये कहा गया था, नेशनल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आपने स्लेवरी को प्रोहिबिट करना है। इसी वजह से डिफरेंसेस प्रोड्यूस हो गई फ्री और स्लीव स्टेट के अंदर। The North had more people, more raw material for producing war supplies, and a better railway system. The South had more experienced military leaders and better knowledge of the battlefields because most of the war was fought in the South. आपको पता है जैसे जो साउदर्न स्टेट्स थे इनके अंदर जो वॉर जब भी होती थी, जाहिर बात है ये लोग जो थे इनकी जो बोस्टन की पोर्ट्स थी और इस तरह की और जो पोर्ट्स थी बड़ी मतलब है कि इंपॉर्टेंट थी, तो ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ होती थी वो साउथ के अंदर होती थी। इसीलिए जो साउथ के लोग थे ये मिलिट्री लीडर्स इनके पास बहुत थे और इनके पास नॉलेज ऑफ बैटल फील्ड्स बहुत ज़्यादा था। लेकिन जो नॉर्दर्न थे उनके पास फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, अब उनके पास वॉर सप्लाईज थी, ठीक है, जितना भी असलाह बारूद वगैरह वो लोग वो बनाते थे, ठीक है। तो अब दोनों ज़रूरी थी, नॉर्थ का होना भी और साउथ का होना भी, बिकॉज नॉर्थर्न जो थे उनके पास असलाह तो था लेकिन लड़ने वाले लोग नहीं थे, और साउथर्न के पास लोग तो थे लेकिन उनके पास असलाह नहीं था। इसीलिए लिंकन चाहते थे कि ये दोनों इकट्ठे मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन जंग चली, जंग 4 साल तक ये जंग जो अमेरिका के अंदर है ये लड़ी जा रही थी। अच्छा जी, सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि सिविल वॉर होती क्या है, ठीक है, सिविल वॉर से क्या मुराद है, आम वॉर और सिविल वॉर से क्या मतलब है, ठीक है। देखिए एक वॉर जो होती है, वॉर का मतलब होता है लड़ाई, जंग, ठीक है। एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ वॉर, ठीक है। लेकिन अगर एक ही कंट्री के अंदर जंग छेड़ जाए, ठीक है, तो इस वॉर को हम लोग सिविल वॉर कहते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर अपनी अंदरूनी जंग लड़ी जा रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं द सिविल वॉर, जिसको हम खाना जंगी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये वो चीज़ है, कंट्री के अंदर लड़ी जा रही है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सिविल वॉर, ठीक है। आई होप आपको पहले पता था, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बताया, सही है। अच्छा जी, 4 साल ये जंग लड़ते रहे आपस में, सही है। Tens of thousands of soldiers fought on land and sea. September 17, 1862 was the bloodiest day of the war. The two armies met at Antietam Creek in Maryland, ठीक है। ये एक जगह पर मैरीलैंड के अंदर है, यहाँ पर ये दोनों फौजें जो आपस में मिलती हैं और गुमसान की लड़ाई जिसको कहते हैं वो होती है। देखें सिविल वॉर के अंदर अमेरिका के जितने लोग मारे गए थे, अमेरिका ने अपने जो है वो वर्ल्ड वॉर के अंदर भी उतने लोग नहीं गंवाए, ठीक है, जितना इनने 4 साल की सिविल वॉर के अंदर अपनी जितनी जानें इस 4 साल के अंदर ज़ाया हुई थी, अमेरिका की हिस्ट्री में इतना ज़्यादा नुकसान कभी भी नहीं हुआ, ठीक है, जाने नुकसान। जनरल रॉबर्ट ई ली एंड हिज कॉन्फेडरेट आर्मी failed to force back the Union troops led by जनरल जॉर्ज मैकलेलन, ठीक है। जो जनरल जॉर्ज मैकलेलन थे ये लीड कर रहे थे यूनियन की आर्मी को, ठीक है, जो लिंकन की साइड थी, मतलब जनरल जॉर्ज मैकलेलन जो थे ये कर रहे थे लीड किसको, यूनियन ट्रूप्स को, लेकिन जो जनरल ली थे वो कर रहे थे कन्फेडरेट को, ठीक है, मतलब है जो रिबेलियन थे उनकी आर्मी को लीड कर रहे थे। आखिर में हुआ क्या कि जनरल मैकलेलन की जो आर्मी थी उन्होंने जनरल ली की आर्मी को डिफीट किया, ठीक है, उन्हें फोर्स किया और वो चले गए थे। उसके बाद जनरल ई जो जनरल ली है ये भाग गए थे, ठीक है, मुल्क छोड़ के। तो इस तरह ये जंग जो थी वो ख़त्म हो गई थी। अच्छा, अब इसके सिविल वॉर के अंदर एक पॉइंट है वो आपने ज़रूर याद रखना है, द बैटल वाज नॉट डिसिसिव बट इट हैज़ अ पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। ब्रिटेन एंड फ्रांस हैड प्लान टू रिकॉग्नाइज द कन्फेडरेसी बट दे डिलेड, द साउथ नेवर रिसीव्ड द हेल्प इट डिस्परेटली नीडेड। देखिए अब हुआ क्या था, जो आपको पता है फ्रांस जो था, ठीक है, वो हमेशा यूएसए के पास होता था और वो हमेशा यूएसए की मदद करता था ताकि वो ब्रिटेन को शिकस्त दे सके, और ब्रिटेन भी यही चाहता था कि वो फ्रांस को शिकस्त दे सके, ठीक है जी। इसीलिए जब ये मसला पैदा हुआ अमेरिका के अंदर कि यूनियन से जो साउदर्न कॉलोनीज थी ये बाहर जाने की बात कर रही थी, तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने ये चाहा कि हम लोग इनको सपोर्ट करें, ठीक है। तो लेकिन हुआ क्या, वो ये चाहते ज़रूर थे लेकिन उन्होंने किया नहीं, ठीक है। क्यों नहीं किया ये आगे भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो
इसीलिए जो साउदर्नर्स है वो ये चाहते थे कि ब्रिटेन और फ्रांस हमें सपोर्ट करेंगे, और जब हमें सपोर्ट करेंगे तो हम यूरोप से अलग हो जाएंगे और जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। लेटर इन 1862 प्रेसिडेंट लिंकन इशूड अ प्रिलिमिनरी एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन दैट फ्रीड ऑल स्लेव्स इन द कन्फेडरेट स्टेट्स। आपने ये लफ्ज़ ज़रूर याद रखना है, ठीक है। एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन यही वो चीज़ थी जिसके थ्रू स्लेवरी को एबॉलिश किया गया था यूएसए में, ठीक है जी। आपने ये वर्ड ज़रूर याद रखना है। तो यही वो प्रोक्लेमेशन था, यही वो आप समझें कि एक डिक्लेरेशन थी जिसकी वजह से अब्राहम लिंकन ने तमाम जो स्लेव थे स्लेवरी को आज़ाद कर दिया था। इट ऑल्सो अलाउड अफ्रीकन अमेरिकन इन टू द यूनियन आर्मी। द नॉर्थ फॉट टू कीप द यूनियन टुगेदर एंड टू एंड स्लेवरी, ठीक है। जितने भी स्लेव थे यूनियन आर्मी में अब्राहम लिंकन ने उन्हें जो है वो भर्ती कर दिया था, इसीलिए उनकी दिल के अंदर अब्राहम लिंकन की कदर और बढ़ गई थी, ठीक है। तो इसीलिए वो लड़े, और लड़ने के साथ साथ उन्होंने जो कन्फेडरेट की आर्मी थी उनको शिकस्त भी दे दी थी। द लार्जेस्ट रीजन वाज द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी विच वाज इलीगल इन ब्रिटेन एंड फ्रांस, स्पेशली आफ्टर अब्राहम लिंकन issued the Emancipation Proclamation, clearly stating that the war would be fought to abolish slavery and restore the Union. Europe stayed out of the American conflict. देखें, ब्रिटेन और फ्रांस ने जो है वो इसीलिए इनका साथ नहीं था दिया साउदर्नर्स वालों को, क्योंकि ये स्लेवरी को रखना चाहते थे, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस के अंदर लिबरलिज्म का कंसेप्ट था। देखिए, फ्रेंच रिवोल्यूशन इसी बात पे थी कि हम लोग जो है वो यहाँ पर आज़ादी देंगे, जो शख्स जिस तरह भी रहना चाहेगा उसे रहने की मुकम्मल तौर पर आज़ादी होगी। और यही लिबरलिज्म की बात जो थे वो ब्रिटेन वाले भी करते थे। तो ये कैसे कह सकते थे कि हम लोग स्लेव रखने को जो है वो सपोर्ट करेंगे? अगर वो इन साउथर्नर्स का साथ देते, ठीक है, तो ये तो फिर अपने मुल्क और अपने आइन के खिलाफ जाते, इसीलिए इन्होंने इनका साथ नहीं था दिया, ठीक है जी। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो इस तरह ये जो वॉर थी ये ख़त्म हो गई थी, ठीक है, स्लेवरी जो थी वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन यूरोप जो था, यूरोप अमेरिकन कन्फ्लिक्ट से दूर रहा था। वो क्यों? क्योंकि मोनरो डॉक्ट्राइन कहता था कि हम लोग मज़ीद किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो द नॉर्थ बिगेन विनिंग इंपॉर्टेंट बैटल्स। जनरल विलियम टी शर्मन लेफ्ट अ पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन नोन एज द स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी। अब ये क्या है? द स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी। एक थे जनरल विलियम टी शर्मन, ठीक है, इनकी बात आई। अच्छा, आपको मैं ये बता दूं कि जो स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी थी ना जनरल शर्मन की, ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, बेइंतहा तबाही जो मची थी, और जो जान नुकसान हुआ था ना वो इन्हीं की वजह से हुआ था। आप इसके बारे में सर्च ज़रूर करें, ठीक है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, आप इसको एज एन असाइनमेंट समझ लें, और अगर आपको समझ आ जाती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी क्या थी, ठीक है, जनरल शर्मन की। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, थोड़ी सी स्टडी आप खुद भी करें, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिविल वॉर के हैसियत से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और यही वो चीज़ थी जिसकी वजह से बड़ा जानी नुकसान हुआ था। अच्छा जी, 1865 में जैसे आपको मैंने कहा था जो जनरल ली थे वो चले गए थे, उन्होंने मतलब है कि डिफीट वो हो गए थे, ठीक है, जो यूनियन की आर्मी थी उन्होंने उसको शिकस्त दी थी, और इस तरह जो थी वो अमेरिकन सिविल वॉर जो थी वो एंड हो गई थी, ठीक है जी। मोर अमेरिकन डाइड इन द सिविल वॉर देन एनी अदर यूएस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कहानी थी सिविल वॉर की। अब हुआ क्या? मसला तो ये था कि स्लेवरी ख़त्म हो। तो क्या स्लेवरी ख़त्म हुई? बात करते हैं इसके ऊपर। When the North withdrew its army from the southern states, especially during the late 1870s, white Southerners regained political power and began to deprive Southern blacks of their new rights. Southern blacks were free, but the local law denied them their rights. देखिए, स्लेवरी तो एक तरह से ख़त्म हो गई थी, प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स आ गए थे, और नॉर्थर्न ने जो था वो स्लेव को यूनियन के अंदर की आर्मी के अंदर भी शामिल कर लिया था। पूरे मुल्क के अंदर स्लेवरी ख़त्म हो गई थी, लेकिन दिमागी तौर पर स्लेवरी ख़त्म नहीं थी हुई। जो साउदर्न स्टेट थे, ठीक है, वो तो हमेशा स्लेव्स के ख़िलाफ़ थे, वो उनके साथ बड़े जुल्म करते थे, और वो बिल्कुल भी नहीं थे चाहते कि वाइट जो लोग हैं इनकी बराबरी करने के लिए ब्लैक भी आके हमारे साथ खड़े हो जाएं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्लैक को वो राइट नहीं दिए। मैं नॉर्दर्न कॉलोनीज की बात नहीं कर रहा, मैं साउथर्नर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने कभी भी इन ब्लैक अमेरिकन को अमेरिकन नहीं समझा, और इन्होंने उनके ऊपर उसी तरह जुल्म किए जिस तरह पहले होते थे, लेकिन खुल के नहीं किया, ठीक है। दिमागी तौर पर इन्होंने अभी तक उनको एक्सेप्ट नहीं था किया। दे हैड द राइट टू वोट, बट थ्रेट ऑफ वायलेंस मेड देम अफ्रेड टू यूज इट। Southern states introduced segregation, a system that requires black and whites to use separate public facilities, from school to drinking fountains. Not surprisingly, the black facilities were not as good as white facilities. The races lived separately in the South for the next 100 years. In the 20th century, this would become a national issue. लेकिन 100 साल तक इन साउथर्न कॉलोनीज़ ने कभी भी इन ब्लैक्स को अमेरिकन नहीं समझा। इनके लिए इन्होंने पॉलिसी बनाई थी जिसका नाम था सेग्रीगेशन, और सेग्रीगेशन का वो सिस्टम था, कभी कभी पूछा भी जाता है सेग्रीगेशन का सिस्टम क्या था। सेग्रीगेशन का ये सिस्टम था कि ब्लैक और वाइट इनके तमाम के तमाम रहन सहन के तौर तरीके अलग होंगे, इनके स्कूल अलग, इनके कॉलेजेस अलग,
इनके ड्रिंकिंग फाउंटेन्स अलग, सब चीज़ें इनकी जो तमाम अस्पताल हैं सब कुछ जो है वो इनके अलग होंगे। इनको उस तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा जिस तरह वाइट को ट्रीट किया जाएगा। ठीक है जी। 100 साल के बाद ये एक मज़ीद नेशनल इशू के ऊपर तौर पर उभरता है। आज भी आप लोग देखते हैं कि अमेरिका के अंदर ये मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं कि ब्लैक को जो है वो इस तरह ट्रीट नहीं किया जाता जिस तरह वाइटनर्स को ट्रीट किया जाता है। ठीक है जी। तो वैसे कानूनी तौर पर तो स्लेवरी ख़त्म हो गई थी, लेकिन दिमागी तौर पर साउथर्न कॉलोनीज से स्लेवरी ख़त्म नहीं थी हुई। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर। आखिर में आपको ये बताते चलूँ कि हमारे चैनल के ऊपर और भी सब्जेक्ट्स के वो जो लेक्चर्स मौजूद हैं, उसके लिए आपने करना ये है कि जब आप हमारे चैनल को विजिट करते हैं तो आप प्ले लिस्ट सेक्शन पर जाएँ। ठीक है, प्ले लिस्ट सेक्शन में हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्ले लिस्ट पड़ी हुई है। आप अपना रिक्वायर्ड सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और इसकी जितनी भी वीडियोज़ होंगी आपको उस प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, अगर आपको कोई किसी किस्म का मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मज़ीद सब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं, जैसे आपको मैंने कहा था, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएँ और वहाँ से अपना पसंदीदा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।